इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हिता हितम सुखम दुखम, ठीक है ना। हिता हितम, हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु, ठीक है ना। और क्या है, आयुष तस्य हिताहितम, आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या चीजें हैं ना, हितकर और अहितकर क्या चीजें हैं, और मान, और इस आयु का परिमाण ना, या मान मतलब हम उसको मेजरमेंट कैसे करें, इन सब का जहां पर वर्णन आया हुआ है, जहां पर उल्लेख किया गया है, उस साइंस को या उस विधा को हम लोग आयुर्वेद से उच्चते उसको कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान देना, ठीक है। आगे इन्होंने देखो बताया रखा है कि हितकर आयु, अहितकर आयु। हितकर आयु और अहितकर, हितकर का मतलब होती है कि बेनिफिशियल लाइफ, बेनिफिशियल मतलब अगले के लिए बात कर रहे हो ना, कि अगले मेरी लाइफ जो है अगले सोसाइटी के लिए या दूसरे लोगों के लिए हितकर है कि नहीं है। आपके लिए हितकर है कि नहीं है ये तो नहीं होती, जब भी हितकर की बात करते हैं तो दूसरे के लिए, मतलब अगला बंदा बोलता है कि उन्होंने उसका परोपकार किया था या उनका हेल्प किया था, तो वो क्या है, हितकर लायक मतलब दूसरे के लिए हुआ हुआ। ये सोशल हेल्थ की बात करते हैं, हितकर और अहितकर, ये सोशल हेल्थ का जो क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करता है, ठीक ना। और सुख और दुख जो है ये पर्सनल हेल्थ के बारे में ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आयु के लिए, उस आयु के लिए मतलब क्या है, हितकर और अहितकर या सुखकर या दुखकर, इन चारों तरह के आयु, और इन चारों तरह की आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या होगा, कौन कौन सी इन्वायरमेंट या कौन कौन से डाइटेक रेजिमेंट्स या कौन कौन सा कंडीशन इसके लिए हितकर होगा या अहितकर होगा, इन सब का भी, और प्लस में इन चारों तरफ की आयु का जहाँ पर मेजरमेंट के या उनके जो लक्षण बताए गए हैं ना, उनको हम कैसे मापें ना, कि इनका कितना हितकर है या कितना अहितकर है या कितना सुखकर इनकी आयु है, इनका मेजरमेंट के लिए जो सिम्टम्स जहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, वो तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद, या उस जहाँ जिस तंत्र में ये डिस्कस किया गया है उस तंत्र को ही हम आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। फिर हम ये आयुर्वेद की डेफिनेशन तो हुआ थे, आयुर्वेद में आयु और वेद आया हुआ है, तो आयु फिर हम बात करते हैं, ये चार तरह की आयु के बारे में हमने बताया कि इन चारों तरह के आयु का वेद जहाँ पर हो, मतलब हम जहाँ वेद मीन्स जाने, जहाँ पे आप जानते हो कि वेद मीन्स विज्ञान है, विद्यालय सत्यम, ठीक है। तो वेद ज्ञान है मीन्स जहाँ पर हम इसका ज्ञान प्राप्त करें, इन चारों तरफ के आयु के बारे में जहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं आयुर्वेद। तो आयु, आयु फिर क्या होती है, तो आयु के बारे में बात करते हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम, ठीक है ना। आयु क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है, वो एक संयोग है, उसी संयोग को ही हम टर्म बोल रहे हैं, क्या है वो, आयु है, ठीक है ना। शरीर, इंद्रिय और सत्व और आत्मा, इन चारों का जो संयोग है, कॉम्बिनेशन है, इन्हीं चारों के संयोग को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरे क्या मतलब, इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है, धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध ना, अनुबंध ध्यान देना, वही जिससे वहां पर भी अनुबंध टर्म आया हुआ था ना, अनुबंध चतुष्टय, वही वाला है ये अनुबंध। पर्याय आयु उच्चते, ये सब क्या है, पर्याय मीन्स सिनोनिम्स है, ठीक है। ये चीज हमने फर्स्ट ईयर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ये पहले वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ देखना नहीं है क्योंकि आप लोग सब पढ़ के आए हुए हैं उसमें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। 43 वाले श्लोक में देख लो आप, तस्य आयुषः पुण्यतमो, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विधामतः ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि तस्य आयुषः, वह जो आयु है वो पुण्यतमो ना, ये जो आयु का पुण्यतम वेद है ना, वेद वेद विदामतः वक्षन्ते यन मनुष्याणाम लोकयो उभयोर हितम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये बोला कि मनुष्य के यह लोक और उह लोक के लिए भी यह हितकर होती है, ठीक है ना। ये इतना पुण्यतम वेद है, मतलब आयुर्वेद के बारे में इन्होंने बोला कि आयुर्वेद की यहाँ पे इम्पोर्टेंस या इसका महत्ता बता रखा है, ठीक ना। इन्होंने बोला कि ये आयु के लिए क्या है, ये पुण्यतम वेद है, ये आयु को आपको अच्छे से लाइफ अचीव करनी है, गुड हेल्थ आपको अचीव करनी है, उसके लिए सबसे पुण्यतम वेद है, ठीक है ना। और इसमें क्या, इसमें ये भी बताया गया है ना, वक्षन्ते, ये भी कहा गया है कि यह मनुष्य के यह लोक और वह लोक के भी लिए कल्याणकारी होता है, ठीक है।
तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। अगला है श्लोक नंबर 44। यहाँ से फिर इन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया है षड पदार्थ के बारे में। षड पदार्थ सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेद का, वो है षड पदार्थ। सामान्यम च विशेषण च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायं च तद्यत्वा, ठीक ना। तो यहाँ पे सामान्य के बारे में यहाँ पे देखो क्या बता रखा है सामान्य और विशेष के बारे में। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, ये आप पढ़े हो, ठीक है ना। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, इन्होंने क्या बोला, सर्वदा सर्वभावानां ना, सर्वदा और सभी भावों को सामान्य वृद्धि करने में ही कारण बनता है, ठीक है, वृद्धि का कारण बनता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, सामान्य से हम वृद्धि कराते हैं, ठीक है। सभी हमेशा और हर एक भावों को ये सामान्य जो है वो वृद्धि करने वाला होता है। ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्यतु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है प्रवृत्ति उभयस्यतु ये, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर ये पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ज्यादातर नहीं क्वेश्चन ये होता है ना, ये आप जान चुके हो इसके बारे में, ठीक है ना। ह्रास हेतु विशेषस्य, ह्रास का कारण कौन होता है, विशेष होता है, और इन दोनों की प्रवृत्ति जो होती है वो एक साथ में होती है, यही है प्रवृत्ति उभयस्यतु। मतलब क्या, सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति एक ही साथ में होती है। एक जब बढ़ रहा है तो उसी के ठीक अपोजिट वाला उसी समय आप देखेंगे तो घट भी रहा है। यदि आप में स्निग्धता बढ़ रही है तो ठीक अपोजिट उसकी में रुचिता होती है तो उसका ह्रास भी हो रहा है ना। मतलब एक के साथ में सामान्य का एप्लीकेशन लग रहा है तो दूसरे मतलब रुचिता के साथ में विशेष का एप्लीकेशन लग रहा है एक साथ में। तो मतलब क्या बोल रहा है कि दोनों की प्रवृत्ति एक ही साथ में हो रही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, तो हमारे पास में सामान्य और विशेष हमने जब बताया था ना, सामान्य विशेषण द्रव्यान गुण क्या था, सामान्य विशेषण गुणान द्रव्याणि कर्म, ठीक ना। तो इन्होंने बोला कि ये द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों पर अप्लाई होने वाले हैं सामान्य और विशेष, ठीक है ना। तो सामान्य और विशेष कितने तरह की मिल होती हैं, द्रव्य सामान्य, कर्म सामान्य और गुण। देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, ये तीन तरह के सामान्य होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप फर्स्ट में पढ़ के आओगे क्या, कि अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य और अवर सामान्य, ठीक है ना। जब इन तीनों की सामान्य दिखाई पड़ती है, समानता दिखाई पड़ती है, मतलब ऐसा कहीं एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें द्रव्य सामान्य का भी एग्जाम्पल हो वो, और गुण सामान्य का भी एग्जाम्पल हो, और कर्म सामान्य का भी उदाहरण मिल रहा हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो अत्यंत सामान्य, अत्यंत सामान्य, मतलब प्रवर सामान्य की कैटेगरी बात है वो, ठीक है ना। प्रवर मतलब सब कुछ इसमें मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये हर तरफ से वो बढ़ाने वाला है, ठीक है ना। द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल आप देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। द्रव्य सामान्य का एक एग्जाम्पल बताओ, जिसे बोला जाता है कि आप मीट खाते हो तो मीट बढ़ता है ना। आपका यदि मांस बढ़ाना है, मसल्स का ग्रोथ करवाना है, बढ़ाना है, बल्क बढ़ानी है, मसल बल्क बढ़ानी है, तो आपको क्या खिलाना चाहिए, मटन खिलाते हो, चिकन खिलाते हो ना। तो खासकर मटन को बोला गया है कि मटन सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये मांस खिलाते हो मांस के वृद्धि के लिए, ये क्या हुआ, द्रव्य खिला रहे हो, सेम द्रव्य खिला रहे हो, सेम चीजों को बढ़ाने के लिए, मांस को बढ़ाना है तो मांस खिला रहे हो, ठीक है ना। बाकी कुछ लोग जो है वो बोलते भी हैं कि यदि किसी में खून की कमी होगी तो आप ब्लड चढ़ाना शुरू कर देते हो ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना शुरू करते हो, तो ये भी है। तो गुण सामान्य क्या होती है, गुण सामान्य का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, जैसे उन्होंने बोला कि गुण सामान्य में दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, ठीक है ना। शुक्र के जो गुण होते हैं, ठीक है, वही गुण किसके होते हैं, दूध और घी के भी होते हैं। ये गुण का सामान्यता हो रही है ना। तो गुण सामान्य होने की वजह से क्या हो रही है, यदि दूध और घी दे रहे हो तो दूध और घी बढ़ाना चाहिए, बढ़ाता भी है दूध, जैसे लैक्टेटिंग वुमेन है तो आप दूध पिलाओगे तो वो ज्यादा उनका लैक्टेशन होगा, ठीक है ना। तो अपने बेबी को ज्यादा अच्छे से फीड करा पाएंगे, क्योंकि वो प्रोटीन वगैरह अच्छे से खा रही है तो फीड तो क्या आएगा, ठीक है ना। ये भी है। प्लस में उन्होंने बोला कि शुक्र को भी बढ़ाने वाला होता है, दूध पिला रहे हो शुक्र को बढ़ाने वाला है, ठीक है। शुक्र के जो जो गुण हैं वो सेम होते हैं घी और दूध के, ठीक है। तो ये इस तरह से मैच हो रहा है गुण समानता की वजह से, ठीक है। आगे अगला एग्जाम्पल है कर्म सामान्य। कर्म सामान्य का देखो एग्जाम्पल यहाँ से आप देखोगे, तो इन्होंने बोला कि वायु का कर्म चंचल होता है ना, दौड़ने से वायु बढ़ती है, ठीक है ना। तो क्या है, यदि आप दौड़ते हो
ना, ज्यादा दौड़ते हो तो उसमें क्या है, वायु बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें चलता है, चल गुण किसमें होती है, वायु होती है। चल चल से वायु बढ़ती है, तो चलने से या ज्यादा दौड़ने से या ज्यादा चलने से क्या होगी, चंचलता की वजह से क्या होगी, फिर वायु बढ़ेगा। ठीक ना। तो ये आपने कर्म किया और दोष बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर कर्म है ना, सिमिलरिटी वहां पे कर्म सामान्यता हो रही है। ये ध्यान देना, सामान्य और विशेष की तीन तरह की होती है, द्रव्य सामान्य होती है, गुण सामान्य होती है, कर्म सामान्य होती है। तो मेनली ध्यान देना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृत्ति कारणम, ये जो बोला गया है वो मेनली किसके लिए बोला गया है, द्रव्य सामान्य के लिए बोला गया है। ह्रास है तो विशेषस्य, ये किसके लिए बोला गया है, द्रव्य विशेष के लिए बोला गया है। ठीक है ना, द्रव्य विशेष के लिए बोला गया है। अगला वाला श्लोक देखना, सामान्यम एकत्व करम ना, सामान्यम एकत्व करम, ये किसके लिए हो गया, तो ये है द्रव्य के बाद में क्या आता है, गुण, तो गुण सामान्य के लिए। ठीक है ना, तुल्यार्थता ही सामान्य में किसके लिए है, कर्म सामान्य के लिए। ठीक है ना। आपके पास में सामान्य तीन तरह की है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो द्रव्य सामान्य के लिए क्या हो गया, सर्वदा सर्वभावना सामान्य बुद्धि कारण, ये हो गया द्रव्य सामान्य। सामान्य में एकत्व कर्म, ये किसके लिए है, गुण सामान्य के लिए। तुल्यार्थता ही सामान्य में किसके लिए है, कर्म सामान्य के लिए है। ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो ह्रास है तो विशेष, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, द्रव्य विशेष के लिए है। विशेषस्तु पृथकत्व कृति, ये किसके लिए है, गुण विशेष के लिए है। विशेषस्तु विपर्य, ये किसके लिए है, तो कर्म विशेष के लिए है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, सामान्यम एकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व कर्म क्या है, सामान्य हमेशा एकत्व बुद्धि को लाने वाला होता है। जैसे आप बोलते हो ना, ये चीजें सेम है, जैसे चावल, कई वेराइटी के आप चावल रख दीजिए, लेकिन आप बोलोगे क्या, वो चावल तो चावल है ना। ये किस बेसिस पर आपने बोला, तो किस बेसिस पर आपने बोला, तो वो गुण के आधार पर बोला। इसलिए वो बोलते हैं कि सामान्य में एकत्व कर्म, ये जो है वो क्या बोल रहा है, गुण सामान्यता को बताने वाला है। एक सिंगल क्वालिटी देखते हो ना, जैसे आप गाय देखें, ठीक है ना, गाय क्या है कि या कोई भी एक द्रव्य ही उठा के देख लो, चाहे कोई भी चीज आप उठा के देख लो, तो जिसमें क्या है, एक सिमिलरिटी, आप एक गुण क्वालिटी खोजते हो जिसके ऊपर आप बोलते हो कि इसमें एक सिमिलरिटी है ना। सामान्य एकत्व कर्म, यहाँ पर एक चीज आपको बताना है कि ये सभी एक ग्रुप बन रहा है, दूसरा एक ग्रुप बन रहा है। जब ग्रुपिंग करना चाहते हो या क्लासिफाई करना चाहते हो, तो जब सब में एक एकत्व दिखाना चाहते हो, तो एक पर्टिकुलर गुण खोजते हो ना। इसलिए बोलते हैं कि ये गुण सामान्य है। सामान्य में एकत्व कर्म, एकत्व भाव जहां पर आ रही है, या एक ही चीजों में आप पिरोए जा रहे हो ना, तो वो क्या है, गुण समानता। अच्छा, विशेषत्व पृथकत्व कृत, अब देखो यदि अलग ही करना है, उनमें भी आप अलग अलग गुण खोजोगे ना। तो गुण ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप समान एकत्व, मतलब एक ही चीजों में आप पिरो सकते हो, एकत्व ला सकते हो, या तो उसमें पृथकत्व भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें विशेषता दिखा करके। ठीक है। तुल्यार्थता, तुल्यता, तुल्यता जब आप करते हो ना, कर्म, यहाँ पे सामान्य की बात हो रही है, तुल्यता आप कर रहे हो ना, इसकी और उससे तुलना कर रहे हो, ये भी करता है वो भी करता है ना, ये भी सेम फंक्शन करने वाला है, वो भी सेम फंक्शन करने वाला है, तो ये क्या है, तुल्यता बताते हो। जैसे आपको जैसे आप यहीं पर यदि बोलोगे कि कोई एक ड्रग लिए, सोम चूर्ण लिए और मुलेठी चूर्ण, पता नहीं आप समझ रहे हो नहीं, तो हम मान लो ऐसा एग्जांपल, जैसे बोले बला चूर्ण ले रहे हो और सुगंधा चूर्ण ले रहे हो, है तो दोनों अलग अलग तरह के, बला चूर्ण अलग है, सुगंधा चूर्ण अलग है। ठीक है ना, दोनों की गुण भी अलग अलग है, थोड़े थोड़े ना, थोड़े थोड़े तो गुण अलग ही है। ठीक है, क्या कि अश्वगंधा चूर्ण जो है वो क्या है, उष्ण वीर्य का है। हाँ, बला चूर्ण क्या है, वो शीत वीर्य का है। दोनों के गुण तो अलग अलग हुए, लेकिन दोनों का काम एक है, क्या, दोनों बल्य है ना। तो ये तुल्य अर्थता, तुल्यता आप किसमें बता रहे हो, तो दोनों में तुल्यता आप दिखा रहे हो ना, तुलना जब तुल्यता दिखा रहे हो, तो ये दोनों एक ही काम करने वाले हैं। तो ये किसके बेसिस पे किया आपने, कर्म के आधार पर किया, कि इसका दोनों का फंक्शन सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि तुल्यता, ये तुल्यता बता रहा है। ठीक है ना, तुल्यार्थता ही सामान्य, ये कर्म सामान्य का
ये डिफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। विशेषत्व विपर्य है, इसी का ठीक अपोजिट जो है वो क्या है, कर्म विशेष को बता रहा है, ठीक है ना। आगे देख लो, तो श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, सत्वम सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् दंडवत लोक तिष्ठति संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठित, ठीक ना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर कुछ लिखा भी है कि त्रय लोकवाची गणनावाची क्या है, थ्री होती है ना। यहाँ पर देखो त्रय और थ्री दोनों टर्म यूज आया हुआ है ना। त्रयम एतत् त्रिदंडवत ना, थ्री थ्री भी आया है, थ्री थ्री में तत् त्रिदंडवत ऐसा नहीं लिखा हुआ था, ये ग्रामेटिकल है, थोड़ा सा ये छोड़ दो, प्रैक्टिकल नहीं है उतना, ठीक ना। तो सत्व आत्म शरीरम ना, सत्व मीन्स किसके लिए है, ये सत्व संज्ञा का ध्यान देना, कौन है ये, मन है। मन अलग है, सत्व अलग होता है, लेकिन मन को हम सत्व की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें सत्व का डोमिनेंसी ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको मन को भी सत्व संज्ञक बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मन, आत्मा और शरीर, ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल ह्यूमर्स हैं शरीर में जो पाए जाते हैं, जो कि बता रहा है कि ये त्रिदंड के समान होते हैं ना। ये मतलब क्या है कि यदि किसी को आयु को टिकाना हो, किसी ने जीवन को दिखाना है, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, आयु के बारे में ये बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अभी ऊपर देखो आयुर्वेद का ये सब चल रहा था कि आयु के बारे में इन्होंने बोल रहा है कि सब कुछ किसके ऊपर टिकता है, मेनली आयु में चार चीजें थी, वहां पे क्या क्या था, वहां पे क्या क्या था आयु में, एनीवन, ये पता चलता रहे ना कि आप लोग सुन रहे हो। शरीर शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, देख रहे हो ना, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, ठीक ना। उन सब में क्या बोल रखा है, तो शरीर तो है ही, सत्व है ही, आत्मा है ही, क्या चीज को छोड़ दिया, इंद्रिय को छोड़ दिया। तो यहाँ पर इंद्रिय में बोला कि इंद्रियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन इंद्रिय है, सत्व। तो इसलिए बोला कि उस आयु में शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, हम जो चारों आयु का क्राइटेरिया बता रखे हैं ना, उनमें लेकिन तीन जो है वो मेन फैक्टर्स है ना। वो क्या है, मतलब आयु को यदि टिकाना है, इस जीवात्मा को टिकाना है, मतलब उसको कॉन्शियसनेस यदि रहनी है बॉडी में, जो सबसे मेन तीन फैक्टर्स कौन होते हैं बॉडी के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो वो सर्वाइवल के लिए ये तीन फैक्टर हैं, सत्व आत्मा और शरीर, ठीक ना। यदि ये तीन होंगे तो जरूर उसमें जीवात्मा का आधार होगा, ठीक ना, उसमें जरूर उसमें कॉन्शियसनेस होगी, ठीक है। अब देखो इन्हीं के लिए बोला है, इन्हीं जो त्रिदंडात्मक जो स्वरूप है, जो जीवात्मा है, यही इसी पर बोल रहा है कि लोक तिष्ठति संयोगात्र, इसी पे लोक तिष्ठति, इसी पे लोक मतलब आपका पूरा संसार, मतलब आपका पूरा जीवन इसी पर तिष्ठति रहती है, सर्वम प्रतिष्ठिता। जिस तरह से त्रिदंड पे लोक मतलब घड़ा, जैसे आप त्रिदंड मतलब समझ रहे होगे ना, तीन पाया, त्रिपाए पे कोई भी चीज टिकती है, उसी तरह से सत्व आत्मा और शरीर ये जो होती है, तो शरीर आपकी आयु पे टिकती है। इन आयु के चार फैक्टर्स में मेनली ये तीन फैक्टर्स त्रिदंड का काम करते हैं, ये तीनों ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आगे देखो आयुर्वेद का अधिकरण, आयुर्वेद का अधिकरण कौन है फिर, तो आयुर्वेद का अधिकरण के लिए उन्होंने बोला कि सपुमान चेतनम तच्च अधिकरणम स्मृतम, तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम, वेदस्य अस्य तदर्थम ही वेदो अयं संप्रकाशितम। ये आयुर्वेद किसके लिए लिखा गया है, यही जीवात्मा वाले शरीर के लिए ही लिखा गया है ना। जिसमें पुमान चेतना, जो चेतन शरीर है, जो जिसमें चेतना होती है, वही जो शरीर है वही अधिकरण है मेरा। अधिकरण मतलब क्या है, सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है ना। जब हम आयुर्वेद की कोई भी साइंस इसके लिए लिख रहे हैं, ये वाली बात हो रही है कि अधिकरण कौन है, कौन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अधिकरण भी क्या है, सब्जेक्ट, जिससे अभिधेय होता है ना, अभिधेय क्या है, सब्जेक्ट मैटर, वही है अधिकरण, मतलब हम किसको हम फोकस कर रहे हैं, अधिकरण पढ़े हो गया, ठीक है ना। अधिकरण मीन्स सब्जेक्ट मैटर या सब्जेक्ट, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वो है पुमान चेतनम, चेतन जो धातु है,
जो चेतन पुरुष है वही मेरा अधिकरण है। ठीक है, वेदस्य सी तदर्थम वेदोयम सब प्रकाशितम, इन्हीं को वेदों में बताया गया और इन्हीं के लिए वेद प्रकाशित की हुई है ना, इन्हीं के लिए ये वेद बताया गया है, आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश इन्हीं के लिए किया गया है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे इन्होंने बता रखा है द्रव्य के बारे में बता रखा है। ठीक ना, तो यहाँ पर अभी तक इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने अभी तक बता रखा है आपको, सामान्य बताया, विशेष बताया, फिर आगे अब बताना शुरू किए हैं यहाँ पे द्रव्य। ठीक है ना, द्रव्य, तो द्रव्य में क्या है देखो, खादिन आत्मा मन कालो दृश्य द्रव्य संग्रह स्व इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम और चेतनम। तो ध्यान से देखते जाना कि आपका भी क्या क्या स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या हुआ है। आयुर्वेदावरण हुआ सबसे पहले ना, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि हम आयुर्वेद को ला क्यों रहे हैं, विघ्नीभूता यदार होगा ना, ये वाला स्टार्टिंग हुआ। सबसे पहले ये हमारे पास में संसार में ये रोग व्याप्त हो रहे हैं, उसको लेकर के महर्षि लोग चिंतित हुए, वहां पे जाकर के कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया हाँ, कि हमें एक प्रिंसिपल बनाना चाहिए, इस तरह के तंत्र की लाने की जरूरत है जो आरोग्यता को देने वाली हो। आरोग्यता क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने बोला कि धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्य मूलम उत्तम, क्योंकि धर्म अर्थ और काम मोक्ष इन सब की प्राप्ति का जो मूल कारण है वो क्या है, आरोग्यता है। ठीक है, तो वो हमें चाहिए, इतना हुआ। फिर अच्छा इन्होंने बोला कि ठीक है आयुर्वेद हम लोग लाते हैं, तो उसका जो चेयरपर्सन था, इन्होंने सब लोगों का कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने त्रिसूत्र के फॉर्म में एक तंत्र का एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है ना, एस्टेब्लिश किया तंत्र, वो तंत्र का नाम उन्होंने दिया आयुर्वेद। क्यों आयुर्वेद ही क्यों नाम दिया, क्योंकि उन्होंने पहले जो रिसर्च ही स्टार्ट किया वो भी आयु को ही लेकर के उन्होंने किया कि हम दीर्घ आयु की प्राप्ति कैसे करें। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने एक ही लक्ष्य बनाया था कि हमें दीर्घ आयु चाहिए, क्योंकि हमें काम करने के समय चाहिए होगा ना, हमारे पास में जब टाइम ही नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। इसलिए उन्होंने लक्ष्य बनाया कि दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त करें। यदि हमारे पास में हेल्थ होगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास में अच्छी सी लंबी जिंदगी होगी। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। अब प्लस फिर उन्होंने बोला कि आपको ये आयुर्वेद को समझने के लिए आपको षड पदार्थ आना चाहिए। षड पदार्थ क्या है, फिर उन्होंने बोला प्रैक्टिकल वे में बताया कि सामान्य विशेषण द्रव्यान गुणान कर्म से समवाय, ठीक ना, ये चीजें जो है ये षड पदार्थ आने चाहिए। षड पदार्थ में उन्होंने सामान्य विशेष बताया, फिर आगे उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि द्रव्य क्या है। द्रव्य हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, खादिन आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह स इंद्रियम चेतन द्रव्य निरेंद्रियम अचेतन। ठीक है ना, ठीक है, तो ख आदि आत्मा मन कालो, ख आदि क्या होते हैं, पंच महाभूत, मन काल दिशा, ये सब कितने हो गए, आत्मा मन काल और दिशा, ये चार ना, आत्मा हो गया, मन हो गया, काल और दिशा, ये चार और मिला लीजिए, 5 और 4 ये 9 ये द्रव्य संग्रह है। ध्यान दीजिए, ये संग्रह बताया गया है, ये समराइट फॉर्म में बता रखे हैं कि मेन ये 9 जो है ये द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब द्रव्य हमारे पास में कितने तरह के होते हैं, उन्होंने बात किया है कि 100 इंद्रियम चेतन द्रव्यम, या तो निरेंद्रियम होती है, या तो चेतन होगा या तो अचेतन होगा। ठीक है ना, ठीक है, जो 100 इंद्रियम जो इंद्रिय के साथ में होगा वो चेतन